बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर पीडीएम हमें एक्टिव नजर आई, इन सेंस कि हमने देखा कि कौमी असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, वो और मौलाना फजल रहमान दोनों आए मीडिया के सामने और उन्होंने दोनों ने एक ही मुतालबा रखा कि अब शायद वक्त की अहम ज़रूरत है कि इंतखाबात करवा लिए जाएं, क्योंकि अवाम पाकिस्तान जो है वो महंगाई से जूझ रही है। दूसरी जानिब हमें इल्म है कि नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर ऑपोजिशन पूरी तरह तैयार है कि इसको किसी ना किसी तरह से चैलेंज भी करना है और रोकना भी है। इन अहम तरीन मौज़ूआत के साथ शायद अवाम पाकिस्तान ये जानना चाहती है कि क्या ऑपोजिशन में दमखम बचा है, क्या पीडीएम का प्लेटफॉर्म दोबारा एक्टिव हो सकता है, और अगर एक्टिव होगा तो इसमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख में तो एक जगह खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मुस्तकबिल में कहां खड़ी होगी, शायद ये उससे भी अहम तरीन नुक्ता है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है, तज्ज़ियाकार हैं और ज़ाहिर बड़ा मुख्तलिफ एनालिसिस रखते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि वो हमें वक्त दें, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब साबिक चेयरमैन है FBR के, उनको भी थैंक यू करती हूँ कि सर आपने वक्त दिया। और जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर माहिर कानून है, उन्होंने भी हमें वक्त दे रखा है। तो तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले नाजरीन तक वो अल्फाज पहुंचा दूं जो आज हमने सुने हैं मियां शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से। सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के हवाले से क्या इंदिया दिया है, जरा चला दीजिए। साहब से जो तबादला ख्याल हुआ उसका मरकजी नुक्ता यही था कि बतौर पीडीएम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है सबका कि इस मुल्क में फिल फॉर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। अब शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं तो कैसे करवाए जाएं? इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो वहां पर हमें दिखता है कि ऑपोजिशन कहती है कि हम जो वीएम मशीन्स हैं उसके ऊपर तो नहीं करवाएंगे, एवीएम मशीन जो है उसको रद्द कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इंतखाबात की बात की है, वो क्या कह रहे थे वो सुन लें। एक बड़ा तारीखी इज्तिमा होगा और फिर 31 को डेरा गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। इससे कबल जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह तारीख साज होगा। आवाम की दिलचस्पी हिज़्बी इख्तलाफ के साथ यकजहती के लिए बहुत बढ़ चुकी है और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। फौरी इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं इफ्तिखार अहमद साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, एक मरतबा फिर हमें पीडीएम जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नहीं खड़ी है। क्या देखते हैं कितनी ज्यादा मजबूत ऑपोजिशन एक मरतबा फिर उभरती हुई आपको दिखाई दे रही है? ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी भी एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे इन्हीं के साथ है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शंस का मुतालबा किया गया है तो पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन ना करवाएं। दुरुस्त है, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। तो इस मुतालबे में वो शरीक हो जाएंगे, जल्द से शामिल होते हैं, देर से शामिल होते हैं, इसके बारे में कुछ फैसला करने में वक्त लगेगा। इफ्तिखार साहब, आप कह रहे हैं ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा होगी, जिसका आज इंडिया अपोजिशन लीडर ने दिया भी है कि पार्लियामान के अंदर हमने इकट्ठा होकर बात करनी है। मौलाना फजल रहमान साहब इसके कायल भी हो गए हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नवाज की अगर हम बात करें, फिर मरियम बीबी की बात करें, उनके बयानिए की बात करें, तो उसमें बड़ा तफरीक नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बयानिए से बहुत पीछे है और वो मुख्तलिफ अंदाज से बिलावल साहब इस बात को लेकर चलते हैं। आप समझते हैं कि यक जुबान होगी इन मामलात पर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी में बिलीव करती है और पार्लियामेंट की सुपरमेसी में बिलीव करती है, और यही बात मरियम कहती है। मुझे तो इन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हाँ, लहजे में, कहने के अंदाज में फर्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन बयानिया दोनों का आप समझ रहे हैं कमोबेश एक ही है। ऑब्वियसली कमोबेश देखना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करते हैं, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं,
جب آپ ون مین ون ووٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ انتخابی عمل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے افتخار صاحب، اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر قومی جو مسئلہ ہے یا چیزیں ہیں وہ تو ہمارے سامنے، لیکن اب اگر صوبائی طور پر بات کریں، بلوچستان میں آج بڑا رد کیا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم ساتھ نہیں دے سکتے آپ کا، جام کمال صاحب کو انہوں نے رد کر دی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے چینجز جو کہ ماضی میں بلوچستان کا حصہ رہے ہیں، اس کے بھی کوئی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں وفاق کی سطح پر؟ دیکھیں، بلوچستان میں جو حرکت پاکستان پیپلز پارٹی کر چکی سنجرانی کے حوالے سے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ اس پہ مرحوم جو اس وقت کے سینیٹر تھے، انہوں نے جن خیالات کا اظہار آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ کیا، وہ بہت افسوسناک تھے۔ اس سے انسان حیران رہ گیا کہ اس ملک کی سیاست میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، باپ بھی کوئی پارٹی ہے؟ یہاں تو پی ٹی آئی پارٹی بناتی نا اپنی، اور اس کا حق ہے پارٹی بنانے کا۔ باپ تو بہت سارے مختلف افراد کا مجموعہ ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی سردار نہیں ہے مکمل، تو چھوٹا سردار ہے۔ تو جمہوریت تو نہیں ہے، ڈیموکریٹک پروسیس تو نہیں ہے۔ اگر جمہوری پارٹی وہاں پہ دیکھی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور یہ جے یو آئی اور کسی حد تک مینگل کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک فورسز کو سپورٹ کرتی ہیں۔ باقی تو اپنے اپنے علاقوں کے بڑے نام ہیں اور چودھری ہیں اکٹھے ہوئے۔ اوکے افتخار صاحب، اسی تناظر میں جہاں بات کریں کہ ظاہر کوئی اور پارٹی ہوتی تو شاید بات ہوتی، میں آپ سے وہی تکرار کے ساتھ سوال پوچھتی ہوں، تو اگر یہ تبدیلی ہوتی ہے جو کہ شاید سرفس پر نظر بھی آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی مثبت یا منفی نتائج ہوں گے وفاق کی سطح پر یا نہیں ہوں گے؟ یہ صوبے کی حد تک ہی محدود رہے گا؟ وفاق کی سطح پہ کھیل اب کچھ اور ہے۔ اچھا، وفاق کی سطح پہ کھیل بہت مختلف ہے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وفاق کی سطح پر میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اور کوئی ڈائیلاگ چل رہا ہے، اور ڈائیلاگ کرنے والے ممکنہ طور پہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ماضی میں اور حال میں بڑی اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ تو ایک ڈائیلاگ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں یہ بھی ممکن ہے کہ نواز شریف کسی وقت پاکستان آ جائیں۔ اگر وہ پاکستان آتے ہیں، جس طریقے سے یہ آج مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے فوری الیکشن کا، تو صاف ظاہر ہے کہ ان الیکشن میں ان کا بھی تو رول ہوگا، لیکن الیکشن سے پہلے جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی اور آئینی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی، اور اس پہ دیکھیں گے اکتوبر، نومبر، دسمبر انہی چیزوں میں گزر جائے گا۔ اچھا، لیکن آج آپ جب گفتگو ہوئی ہے نا، جو اندر بات باہر آئی افتخار صاحب، وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا ڈائیلاگ شروع کر دیا ہے کچھ قوتوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس بات کو رد کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سوال انہوں نے شہباز شریف سے پوچھا نا؟ اندر سے باہر خبر آئی ہے، ذرائع سے مجھے نہیں بتاؤ کیونکہ میں خود وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ کی بات سے میں اتفاق کر لیتا ہوں نا، یہ سوال مولانا صاحب نے شہباز شریف سے کیا نا، تو شہباز شریف کی تو ملاقات کی کوئی نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف کی حالیہ دور میں تو کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ایسی۔ میں نے کہا لندن میں، میں نے لفظ لندن میں خل استعمال کیا ہے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ شہباز شریف کا لفظ میں نے استعمال نہیں غالباً کیا۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، بہت بہت شکریہ، امپورٹنٹ تجزیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈائنامکس، کہہ رہے ہیں کھیل تبدیل ہو رہا ہے وفاق کے اندر، اور شاید اب بات صوبے کی حد تک صوبے کی رہے گی، لیکن وفاق میں ڈائنامکس چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائنامکس ہم دیکھ رہے ہیں نیب کے قانون کے آنے کے بعد، وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اس میں قانونی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، شاید یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ آج ہم نے زحمت دی ہے جسٹس ریٹائر شاہ خاور کو، جو کہ ماہر قانون ہے، میں ذرا پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ شاہ خاور صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں اور ہمارے ناظرین یہ یقیناً جاننا چاہتے ہیں، ابھی افتخار صاحب تو خیر وفاق کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بڑا کھیل تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ نیب قانون کا آنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضروری تھا، اور اس وقت یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ ترمیم کر کے ٹھیک کیا ہے حکومت کی جانب سے، ٹھیک عمل ہے ایز اے ماہر قانون اگر آپ سے میں پوچھوں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے یا یہ ایک NRO ہے،
وہ تو ساری سیاسی باتیں ہیں. جہاں تک اس کی لافل حیثیت کا تعلق ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ تو اس میں کوئی 80% ایسی چیزیں یا ایسی شکیں موجود ہیں یا ایسی امینڈمنٹس موجود ہیں جو کہ خود اپوزیشن نے پروپوز کی ہوئی تھی جب اس کے بارے میں ان سے رائے لی گئی تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ آلریڈی نیب آرڈیننس میں ترامیم کے متعلق بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہوا تھا اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں سوائے ایک دو کے جس کا میں ذکر کروں گا اس میں وہ اسی طرح کی ترامیم اس میں بھی تجویز ہوئی ہے. تو اس میں جو ایک سب سے بڑا گرے ایریا یہ ہے کہ ایک تو یہ آرڈیننس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آرڈیننس آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت پروملگیٹ ہوتا ہے. یہ صدر کو اختیار دیتا ہے قانون سازی کا اس وقت کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ سیشن میں نہ ہو اور کوئی ایسی ایک ہنگامی صورتحال بن گئی ہے جس کے بارے میں قانون سازی کرنا لازمی ہو گیا تو پھر وہ آرڈیننس کے تحت آتے ہیں. تو ہم تو پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بحث تو چل رہی تھی بلکہ میڈیا پہ بھی بڑی آ رہی تھی. حکومتی ترجمان بھی اس کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ موجودہ چیئرمین نیب کی توسیع چاہتے ہیں کسی طریقے سے لیکن جو این اے اور 1999 ہے اس میں 4 سال کی مدت جو ہے وہ بالکل مخصوص ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ ایکسٹینڈیبل. تو اس کے بارے میں تو ہم سن رہے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے ساتھ ان کے ساتھ ذاتی طور پہ مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس کا بھی اس آرڈیننس میں حل نکالا گیا. تو اب یہ ہے کہ اب جو یہ آرڈیننس آ گیا ہے اس میں وہ والی شکیں جو کہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں قابل قبول ہوں گی. اب گورنمنٹ کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جب پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرے تو اس میں اپوزیشن کو اور جتنی پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو آن بورڈ لے اور ایک متفقہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہو اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت میں سامنے آئے. اس میں جو سب سے بڑی آبجیکشنیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا عہدہ جو ہے اس امینڈمنٹ میں بھی وہ تو 4 سال کا ہی رکھا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 سال ہوگا اور اس میں صرف ایک اس میں ایڈیشن کی گئی ہے کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان اگر مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر اسپیکر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے گا اس میں پھر یہ جائے گا سارے نام اس میں بھیجے جائیں گے اور وہ اتفاق رائے سے چیئرمین نیب کا انتخاب کرے گا. اور جب تک یہ انتخاب نہیں ہوتا تو جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین نیب ہے وہ اپنے عہدے پر اس وقت تک براجمان رہیں گے جب تک نیا چیئرمین اپنے عہدے کا چارج نہیں سنبھال لیتا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ جو انکمبنٹ چیئرمین نیب ہیں ان کے بارے میں ایک اسپیشل ایک ونڈو جو ہے وہ اوپن رکھی گئی ہے کہ صرف ان کو آئندہ 4 سال کے لیے بطور چیئرمین نیب دوبارہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطابقت رکھتا ہے آئین کے ساتھ اور یہ ایک آبجیکشنیبل بات ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ خاور صاحب آرڈیننس کے معاملے پر بھی میں آپ سے آگے چل کے بات کرتی ہوں اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ذرا آرڈیننس اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے لیکن اور بھی کچھ اہم سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی ایک بریک کے بعد اور شبر زیدی صاحب کو بھی پھر ہم زحمت دیں گے کہ اس آرڈیننس کے آنے کے بعد نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد کیا واقعی اس کی ہائی اور چیزوں میں تبدیلی آئے گی اور اگر آئے گی تو اس کے پھر کیا نتائج ہوں گے. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ شبر زیدی صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں FPR کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ خاور صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن نیب کا یہ جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے 2021 اس کے تقریباً 16 ایسے چیدہ نکات ہے جو میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ اس میں سے 1-2 آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ایک تو نئے نیب آرڈیننس جو ہے وہ وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتوں کے ٹیکس اور لیویز جو ہے اس سے متعلق خزانے کو نقصان کے معاملات پر لاگو نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آرڈیننس کا اطلاق وفاقی اور صوبائی کابینہ کی جو کمیٹیز ہیں اور اس کی جو ذیلی کمیٹیز ہیں
उस पर भी नहीं होगा। इसी तरह से ये 16 सिफारिशात हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत 4 साल होगी, जिसके बारे में अभी शाह खावर साहब बयान कर रहे थे। इसी चीजों से आगे बढ़कर शायद मैं बात करना चाहूंगी शब्बर साहब आपसे, फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त एक बहुत जरूरी चीज थी, मैंने शाह खावर भी इस बारे में पूछा, कि नैब ऑर्डिनेंस का तरमीमी ऑर्डिनेंस सामने लेकर आना, जिसके 16 नुकात तो मेरे सामने ही हैं, क्या ये वक्त की जरूरत थी और ठीक वक्त पे फैसला हुआ है कि इसमें तरमीम की गई है? शब्बर साहब देखिए, बात ये कि जो नैब के क़वानीन में जो बुनियादी तब्दीली है वो ये है कि जो इसका सेक्शन है जो डील करता है ये क़वानीन किन लोगों पर अप्लाई करेंगे, उसमें तब्दीली की गई है। और इसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये क़वानीन अब सिर्फ उन लोगों पर अप्लाई करेंगे जो पब्लिक ऑफिस में हैं, और प्राइवेट पर्सनल के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं करेगी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडीज है लाइक ईसीसी और जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। मेरा ज़ाती व्यू ये है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और मैं इसको पहले भी निशानदही कर चुका हूँ कि ये जो नैब का एक्सटेंसिव कवरेज था, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था उन लोगों को जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते और मुख्तलिफ फैसले करते हैं उनको काम करने में। तो ये उस लिहाज से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और ये सही हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ नैब की वजह से उसमें कवर हो रही थी, जो वहाँ से निकाल दी गई हैं। ठीक है शब्बर साहब, लेकिन ये भी शायद आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। क्या जो हुकूमत ने इस दफ़ा 5.8 ट्रिलियन का टैक्स हदफ रखा है, आपके ख्याल में ये कैसा हदफ है जो अचीव कर लेगी हुकूमत? देखिए, बात ये कि ये जो हदफ है 5,800 ये हो सकता है क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। अच्छा। हमारा जो टैक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन जो होता है वो इंपोर्ट के बेस पर होता है, और इंपोर्ट की हमारे जो शरह है वो बढ़ रही है। अच्छा। और दूसरी बात है कि जो इंपोर्ट होती है वो डॉलर में होती है और रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो उस वजह से एक बहुत बड़ी इंक्रीज टैक्स में आ रही है क्योंकि रुपये वैल्यू गिरी है। तो मैं समझता हूँ कि 5,800, तो मैंने उस वक्त भी जब ये आया था मैंने उस वक्त भी कहा था कि 5,800 नहीं तो ये कम से कम 5,500 5,600 के करीब हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो पोजीशन आ रही है वो तकरीबन टारगेट्स को बीट हो रहे हैं, उनमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो ये 5,800 5,600 700 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जबर साहब, मैं आगे चल के डॉलर पे आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी एक और मसला है। ज़ाहिर है आपके दौर में भी आपको इसको फेस करना पड़ा और काफ़ी हार्ड लोगों ने इसके ऊपर लाइंस ली, खास करके बिजनेस में जो लोग हैं और जो दुकानदार तबका है। मामला ये था कि जाहिर है जब बात की गई कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है और उसके ऊपर लाने की लोगों को ज़रूरत है, तो पॉइंट ऑफ सेल में मसला यह है कि दुकानदारों ने कहा कि 50,000 की अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स चीज़ खरीदता है तो उसका शनाख्ती कार्ड और ये सारा कुछ डाटा रखना, दुकानदारों को भी ये बात समझ में नहीं आई और शायद जो खरीदार थे उनको भी। अब ये बता दें कि लोग इससे खौफजदा इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्यों आपको लगता है कि ये होना चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? शब्बर साहब देखिए, पॉइंट ऑफ सेल का जो मसला है ये तो इसको तो आना ही था, मैंने ही शुरू किया था ये। जी। और ये तो बड़ी दुकानों के लिए होता है। अब जो कुछ थोड़ी छोटा मोटा इबाम है जिसमें वो सही हो जाएगा, मगर ये जो ट्रेडर्स हड़ताल कर रहे हैं इस बहाने ये गलत है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल का कोई मसला नहीं है, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। मगर जो इसके अलावा दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो हमारे उसके बहाने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को खराब किया जा रहा है, वो गलत है और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को आना है और इसको देखना है। मगर जो मेरा दूसरा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ये चीज नोट की है कि जो बड़ी दुकानें हैं वो पॉइंट ऑफ सेल के लिए उनको रिक्वायरमेंट है, मगर मैंने बहुत जगह नोट किया है कि बहुत सारे काउंटर्स बगैर पॉइंट ऑफ सेल के चल रहे हैं। तो हमारे एफबीआर को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एंटिटी जो पॉइंट ऑफ सेल में आती है उसमें कोई भी काउंटर ऐसा नहीं हो जो पॉइंट ऑफ सेल से डिसइंटीग्रेट हो। लोग उसको लोग अभी भी उसमें गलत तरीके अपना रहे हैं और बहुत सारी सेल विदाउट काउंटर सेल बड़ी दुकानों पर हो रही है, उसको एफबीआर को चेक करना पड़ेगा जाके। सर, ये तो पॉइंट ऑफ सेल की बात हो गई ना, लेकिन हमारे यहाँ अभी एक और नया पंडोरा खुल गया है। इससे पहले ज़ाहिर पैनामा लीक्स का मामला था। सर, लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि ये जो ज़ाहिर ऑफशोर कंपनीज हैं, इसके बारे में आपके मुल्क का कानून, टैक्स का कानून क्या कहता है? क्या ऑफशोर कंपनीज रख सकते हैं, नहीं रख सकते? रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं और उसको किस हद तक बताना जरूरी होगा अपने गोशवारों के अंदर, एफबीआर को और
बाकी सारे लोग डिपार्टमेंट्स को। शब्बर साहब, ऑफशोर कंपनी जो बनाई गई है वो पैसा सही है, और जो एसेट्स कंपनी के पास है वो एसेट सही पैसे से हासिल किया गया है। अगर वो पैसा गलत तरीके से हासिल किया गया है तो वो गलत है। और ऑफशोर कंपनी उसको जहां रखा जाता है, जो ऐसे जुरिडिक्शन है जो जैसे जो है, तो उनमें ये एक प्रिजम्पशन होती है कि पैसा तो गलत तरीके से गया है, मगर अदरवाइज लीगली ऑफशोर कंपनी को रखना कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं है। ओके शब्बर साहब, आपका तो दायरे जवाब आ गया यहाँ पर, लेकिन मैं एक और सवाल आपके साथ, एक दो सवालात और हैं जो मैं करना चाहूंगी, लेकिन शाह खबर साहब आप फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर ऑर्डिनेंस हमारे सामने है, तरमीमी ऑर्डिनेंस भी है, इससे लोगों के खौफजदा होने की भी बात है, ज़ाहिर सामने है। लोग कह रहे हैं कि शायद ये सियासतदानों और बाकी सारे लोगों पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी जो है और बाकी सारे लोगों को शायद इसमें इंजम्पशंस मिल रही हैं। आपको लगता है कि इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि आप ज़ाहिर माहिर कानून है, आपकी नजर होगी इस मामले पर। इसको बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी कि नैब के कानून के तहत जो अरेस्ट का इख्तियार है वो सिर्फ चेयरमैन नैब के पास था। अब गालबन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि शायद उसमें अब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत जो है उसको भी बीच में शामिल हाल कर दिया गया है। तो फिर ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत जो है वो ज्यादा एक अच्छा अमल है, लेकिन उससे पहले जो था ये चेयरमैन नैब की ही सवाबदीद थी। लेकिन एक और चीज जो इसमें काफी बहस हो रही है वो ये है कि जो जमानत देने का इख्तियार पहले ऑर्डिनेंस में नहीं है, इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो मुनासिब केसेस में जमानत जो है वो दे सकते हैं, लेकिन वो जमानत जो उनके किसी भी मुल्क के खिलाफ जो रकम डिटरमिन की हो नैब ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सही है या वो बुनियादों पे वो उनके खिलाफ ये कैलकुलेशन की गई है, उनकी जमानत उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक कि वो उसके मसावी श्योरिटी बॉन्ड न जमा करवाए। मसलन अगर एक बंदे के खिलाफ 5 अरब रुपए का एक इल्जाम लगाया है नैब ने, और उसकी जमानत उस वक्त तक नहीं होगी कि जब तक कि वो 5 अरब रुपए की एक श्योरिटी जो है वो अदालत में जमा नहीं कराएगा, तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी उस केसेस में कि जिन लोगों को गैर जरूरी तौर पे और एक इमेजिनरी रकम उनके ऊपर एट्रीब्यूट की गई है, तो अगर वो उसके श्योरिटी उसके बराबर ना होने की वजह से वो एक लंबे अरसे तक जेल में रहेगा जब तक उसका ट्रायल चलेगा। तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है जिसपे लॉयर्स कम्युनिटी ने भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शन लिया है। ठीक है शाह खबर साहब, मैं यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो शब्बर जैदी साहब से भी कुछ सवालात हैं जो मुझे करने हैं, और फिर मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि ये मामला जो है ज़ाहिर बताया जा रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में शायद FBI के मसल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे शब्बर साहब से। फिर डॉलर जो है हम देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट करते करते शायद फर्ज और दीगर रिपोर्ट्स में ये कहा गया, मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि 200 क्रॉस करेगा। क्या ये सब होगा तो फिर पाकिस्तान का रुपया मजीद कितना गिरेगा, इस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ताहाल इल्म नहीं है कि नैब का ये जो दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 आया है, इसमें कौन कौन सी अहम तरमीम है जिस पर बहस हो रही है। बताया गया कि चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ेकार जो है वो आइन का आर्टिकल है 209, और जिसका तरीका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के तरीक़ेकार जैसा होगा। इस पर बड़ी बहस हो रही है, बात भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट नुकता है, और वो ये कि ऑर्डिनेंस के तहत 4 साल मुद्दत के खात्मे पर ओहदे पर फाइज चेयरमैन नैब को दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, और सबकदोश होने वाले चेयरमैन इस ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन की तैनाती तक अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। अब ये सारा मैकेनिज्म है जिस पर शायद अपोजिशन बहुत बात कर रही है, और चेयरमैन नैब की अभी तक की तकरूरी जो है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की, इस पर भी बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी, साबिक चेयरमैन FBI, और जस्ट रिटायर्ड शाह खावर, माहिर कानून, दोनों शख्सियात साथ ही हैं। शब्बर साहब,
बड़ी बात सुनते हैं हम, बड़ी आवाजें होती हैं हुकूमत की जानिब से भी, फिर अपोजिशन तो उसको ज़ाहिर है जो भी जमात अपोजिशन में होती है उसको रद्द कर देती है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो IMF फिर हमें कहता है कि जी बिजली के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल तेल के ऊपर पैसा बढ़ा दें। तो क्या सर वाकई हकीकत हाल भी ऐसे ही है कि IMF जो है वो बराह रास्त अवाम जिस हुकूमत को वो पैसा देती है, ज़ाहिर कर्जा देती है, वो उस पर ये दबाव डालती है, या ये जब आपको कर्जा दिया जा रहा होता है उस दौरान कोई शेक या चीजें जो हैं वो उसमें रखी जाती हैं? शब्बर साहब देखिए, IMF जो है वो एक लेंडर है, उसने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है, तो वो जो लेंडर है वो आपको उस तरह का आपका रवैया रखता है जो बाज दफा आप समझते हैं कि उसको नहीं रखना चाहिए, मगर क्योंकि वो लेंडर है तो वो ये कहता है कि जी हमें हमारा आपको रिटर्न देना है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल उनका इस वक्त IMF का इंसिस्टेंस है कि हम बिजली के नर्ख को बढ़ाएं। अब बिजली के नर्ख को बढ़ाना हमारा फिजिबिलिटी में नहीं आता है, तो ये बात सही है कि IMF इस किस्म के दबाव को डालता है और अच्छा, हमें उनको सही तौर पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये बहुत अहमियत रखता है कि IMF के और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह हो कि वो हम उस प्रेशर को या उस दबाव को हैंडल कर सकें। बिल्कुल ठीक है शब्बर साहब, यानी ये बात तो चले वाज़ेह हो गई ना कि IMF ही डालता है दबाव। लेकिन शाह खबर साहब, अभी मैंने नैब की कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, मैं पिछले दिनों सुन रही थी हुकूमत को, तो हुकूमत ये कह रही है कि ज़ाहिर हमारे पास नैब में जो केसेस चल रहे हैं उसके लिए जजेस की कमी है। वो कह रहे हैं कि हमारे पूल में इतने जजेस नहीं है कि जिनको हम रैपिडली नैब के केसेस को चला सके, इसलिए अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सेशन जजेस जो है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। शाह खबर साहब, आपकी दानिश्त में ये कितना फिजिबल और कितना बेहतर है और इससे कितने रैपिड नताइज आएंगे? साथ साथ मैं ये भी जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि इस वक्त जो नैब के केसेस चल रहे हैं, क्या इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद उस पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं, उसका नहीं पड़ेगा। उसमें चूंकि एक पूरा एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि जो जजेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो इसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के नीचे कायम शुदा जजेस तस्वर होंगे, और उनमें जितनी भी प्रोसिक्यूशंस पेंडिंग हैं, इंक्वायरीज पेंडिंग हैं या इवन ट्रायल्स पेंडिंग है, अगर वो इसमें जो जिन चीज़ों को निकाल दिया गया है इस ऑर्डिनेंस में, अगर वो उसमें उसका कोई फॉल करता है तो उसका फ़ायदा भी मौजूदा इंक्वायरीज में भी, इन्वेस्टिगेशंस में और ट्रायल्स में भी होगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ इवन ट्रायल भी चल रहा है वो भी खत्म हो जाएंगे इस ऑर्डिनेंस के बाद। ठीक शाह खबर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन शब्बर जैदी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शब्बर, ज़ाहिर आपकी मौजूदगी है और फिर मैं डॉलर पे बात ना करूं तो ये बिल्कुल गलत होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में हमने मालूमात लिए, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का ये शक और शुबा बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपया जितनी तेजी से डीवैल्यू हो रहा है और डॉलर जितनी तेजी से गिरफ्त या अपने आप को ऊपर लेकर जा रहा है, इस पर कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। ये भी सुनने में, यहाँ तक सुनने में आया, मैंने अभी पहले भी कहा कि शायद डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर जाए। आपकी दानिश्त में डॉलर को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है? गो कि अभी अपने पिछले 1-2 रोज़ में आपको भी मालूम ही होगा कि हमने देखा कि डॉलर नीचे आया है या एटलीस्ट सस्टेन किया है। क्या वजह नज़र आती है इस डीवैल्यूएशन की जो रुपया की है, ये कैसे रुक सकती है? आप अगर आप इस पे देखें, मैंने इस पे जब ये एक इदारे ने 180 रुपए का लिखा था, उसके बाद मैंने ट्वीट की थी और मैंने कहा था कि ये जो सारा प्रिजम्पशन है ये गलत है, और उन्होंने कहा था कि डॉलर हमारा अफगानिस्तान जा रहा है। मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ, अगर आप देखें पिछले 3 दिन से डॉलर की वैल्यू स्टेबलाइज हुई है, बल्कि थोड़ा बहुत नीचे आया है, और ये बिल्कुल एक परसेप्शन का मिस्टेक है। और मगर इसमें जो बहुत अहमियत रखता है वो चीज़ है, वो है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, और हमें फौरन अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करने पड़ेंगे अगर हम एक स्टेबल करेंसी रखना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशनशिप हमारे माशी मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शाह खबर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इफ्तिखार अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के वैसे तो बहुत सारे ज़ाहिर हम मसाइल और मसाइब देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स जो है उसमें कहाँ खींचातानी हो रही है। सो जो चेयरमैन नैब की तैनाती से लेकर ऑर्डिनेंस और फिर सियासी मंजरनामे पर इसके उभरते हुए नताइज पर तजिया लेना बहुत ज़रूरी था। आज का प्रोग्राम आपने देखा, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।